नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, मनोविज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 15 आज अपन करने वाले हैं, जिसमें 30 प्रश्न रहेंगे, बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के हिसाब से रहेंगे। और लगातार मेहनत करिए, सफलता तभी मिलेगी निश्चित रूप से। और मेहनत नहीं करोगे तो देखिए सफलता मिलना मुश्किल है, तो मेहनत नहीं छोड़नी है। बिल्कुल भी परीक्षा की डेट आगे चली गई इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई को आप धीमा कर दें, उसी ऊर्जा के साथ लगे रहिए, तभी सफलता मिलेगी निश्चित तौर पे। तो पहला आपका प्रश्न है प्यारे साथियों, देखिए शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ये जो प्रश्न है इसमें सारे ही कथन सही दिए गए हैं, ठीक है। ये आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूछा गया प्रश्न, जिसमें बोर्ड ने तीसरा ऑप्शन सही माना था। उसके बाद में इसका बोनस अंक दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि सारे ही ऑप्शन इसमें सही दे दिए गए थे, तो सभी विकल्प सही इसका उत्तर होगा, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। ध्यान में रखिएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न था कि शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया निश्चित रूप से है, यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, यह सामाजिक प्रक्रिया भी है, यह त्रिध्रुव प्रक्रिया भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सारे सही हैं, ठीक है। तो सही नहीं है वो पूछा था, तो सही नहीं है तो मतलब सारे ऑप्शन सही हैं, तो दिया नहीं गया जिसमें विकल्प ठीक से, तो इसका बोनस अंक जो वो दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता का उपचार करने की विधियों में से कौन सी विधि का संबंध स्टीफेन से है? व्यवहारिक निर्देशन विधि, संज्ञानात्मक व्यवहार परिमार्जन विधि, कंप्यूटर निर्देशन विधि या प्रत्यक्ष प्रश्न विधि। तो इसका उत्तर भी रहेगा ऑप्शन नंबर 1, व्यवहारिक निर्देशन विधि, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, पहचान विकास संबंधित है। देखिए साथियों, पहचान विकास का एक सिद्धांत है, जिसको अपन जीवन अवधि विकास सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अस्मिता, ठीक है, अस्मिता का सिद्धांत, अस्मिता का सिद्धांत, अस्मिता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। पहचान विकास का सिद्धांत, अस्मिता का सिद्धांत, जीवन अवधि विकास का सिद्धांत और मनोविकास का सिद्धांत। तो देखिए ये जो सिद्धांत दिया गया ये एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया। इसमें 8 अवस्थाएं बताई गई थी विकास की, है ना। तो ऑप्शन 1 जो वो बिल्कुल ठीक उत्तर इसका रहेगा। इसको पहचान विकास के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। शब्द चेंज करके भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। आसान प्रश्न था लेकिन काफ़ी बच्चे गलत कर जाएंगे इसको भी। चौथा आपका प्रश्न है कि नीतू पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है, केवल 1 या 2 बच्चों को छोड़कर। जो लिख नहीं सकते हैं वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे हैं अभी परिपक्व नहीं हुए, क्योंकि वो बच्चे लिख ही नहीं सकते। बाकी ने तो वर्णमाला सीख ली है, ठीक है। केवल 1 या 2 ऐसे बच्चे हैं जो लिख नहीं सकते, ठीक है। तो देखिए ऐसा इसी वजह से कि वो शायद अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। मंदबुद्धि अपन उनको नहीं मान सकते, क्योंकि सब बिल्कुल भाई स्टार्टिंग की चीज़ है और बच्चा आराम से सीख सकता है धीरे धीरे, है ना। लेकिन अभी शायद उस स्तर तक वो परिपक्व नहीं हुए हैं कि वो सीख पाएँ। तो अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, रुचि न लेना, ऐसा तो कोई चीज़ नहीं, क्योंकि सर्वाधिक रुचि होती है बचपन में तो पढ़ने में बच्चों की। तो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, ये चीज़ अपन मानेंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक इसका उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, कक्षा कक्ष में एक बालक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर कहता है कि पेपर कठिन था तथा उसे बुखार भी आ गया था। इस प्रक्रिया में बालक द्वारा किस रक्षात्मक प्रक्रम का प्रयोग किया जा रहा है? विस्थापन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण या प्रतिक्रिया निर्माण। तो देखिए मित्रों, प्रतिक्रिया जो निर्माण होता है वो तो आप लोग जानते हैं कि 2 व्यक्ति जब बात कर रहे हैं, ठीक है, तब आपको उसकी बात पसंद नहीं आ रही है, उसके बाद भी आप हाँ वगैरह कर रहे हैं, तो प्रतिक्रिया निर्माण नहीं होगा। ये हो सकता है आपको लगे, लेकिन प्रतिक्रिया निर्माण इसका आंसर नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा प्रक्षेपण, है ना। ऑप्शन नंबर 3, अपनी असफलता को दूसरी किसी चीज़ पर डाल देना, ये प्रक्षेपण और प्रोजेक्शन होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रहेगा। रीट में आपको ऐसा ना करना पड़े, इसके लिए लगातार मेहनत करते रहिए, अदरवाइज ऐसा करना पड़े तो कोई अच्छी बात नहीं है ये। अगला आपका जो प्रश्न है, एकल अध्ययन यानी केस स्टडी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह केवल किसी एक इकाई का अध्ययन करता है, बिल्कुल एक व्यक्ति का ही अध्ययन करता है, सही है। यह किसी भी विशिष्ट इकाई का गहराई से अध्ययन करता है, ये भी सही है।
अगला, इसमें केवल एक ही विधि का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है ना। एक ही विधि का प्रयोग करें जरूरी नहीं है, निरीक्षण विधि का भी किया जा सकता है, साक्षात्कार विधि का प्रयोग भी किया जा सकता है, काफ़ी सारी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, तो अनेक विधियों का प्रयोग इसमें होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, इसमें केवल एक ही विधि का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल गलत कथन है केस स्टडी मेथड के संबंध में। चलिए आगे बढ़े, अगला आपका प्रश्न है, एक शिक्षक छात्र को बता रहा है कि पानी को बर्फ या भाप में परिवर्तित करने पर उसकी मुख्य विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बालक के विकास की पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था मानी जाएगी? मूर्त क्रियात्मक अवस्था, श्रृंखलाबद्ध चिंतन, मानवीकरण या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो देखिए साथियों, अध्यापक ने बच्चे को बताया और एक प्रकार से बोल क्या रहा है शिक्षक की, एक शिक्षक छात्र को बता रहा है कि पानी को बर्फ या भाप में परिवर्तित करने पर उसकी मुख्य विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इनके एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है, जो कि किस अवस्था में होता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था में होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर इस प्रश्न का मेरे हिसाब से रहेगा। अगला आपका प्रश्न, सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के प्रतिपादक हैं पियाजे, वाइगोत्स्की, बेंजामिन लिवोर्फ, बीएफ स्किनर। तो वाइगोत्स्की को माना जाता है सामाजिक संरचनावाद के प्रतिपादक। तो सामाजिक रचनावाद के प्रतिपादक आपके वाइगोत्स्की रहेंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, अच्छी बालिका को क्रॉस लगेगा तथा अच्छा बालक के लिए सुनहरा नियम निर्धारण किया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार घर नैतिक विकास के किस स्तर से संबंधित होगा? तो ये आपका रहेगा प्यारे साथियों, किससे रहेगा? परंपरागत स्तर से संबंधित आपका रहेगा अच्छा बालक अच्छी बालिका, है ना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक इसका उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने एक व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, 2 मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, बालक के मानसिक विकास का विश्लेषण किया। तो देखिए इसका उत्तर होगा मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार का विश्लेषण जो मैकडूगल के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला आपका प्रश्न है कि किन परीक्षणों में व्यक्ति की किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था या आदर्श के प्रति अभिवर्ती का पता चलता है? तो अभिवर्ती का पता कर रहे हैं तो अभिवर्ती परीक्षण ही होगा, निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर 4 ही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, निम्न में से सीखने की प्रक्रिया का सोपान नहीं है? अभिप्रेरणा, बाधा, पुनर्बलन या व्यवहारिकी। तो देखिए अभिप्रेरणा बिल्कुल सोपान है, बाधा भी है, समस्या तो आती है, पुनर्बलन भी एक सोपान रहेगा, लेकिन व्यवहारिकी इसमें कोई सोपान नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर होगा। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए 13वां आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अध्याय प्रथम में सम्मिलित किया गया है, शिक्षा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, 2 सक्रिय बालक से शिक्षक भी सीखता है, 3 ज्ञान के सृजन में हमेशा ही पारस्परिकता अंतर्निहित होती है, और 4 है उपयुक्त सभी। तो देखिए साथियों, प्रथम अध्याय में जो अध्याय प्रथम में किसको सम्मिलित किया गया है? तो सभी बातों को सम्मिलित किया गया है, ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल ठीक उत्तर इसका रहेगा, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका प्रश्न है कि विद्यालय में अध्यापक बालकों के समायोजन के लिए कौन सा कार्य नहीं करेगा? व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना, कठोर दंड देकर कार्य करवाना, ये नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, निम्न में से प्रतिभाशाली बालक की समस्या नहीं है? 1 शिक्षा ग्रहण के उपयुक्त अवसरों का अभाव, अहम भाव का विकास, कक्षोन्नति या भगनासा। तो देखिए अहम भाव का विकास हो जाता है बच्चे में कभी कभी, है ना, जब दिमाग ज़्यादा चलने लगता है, प्रत्येक प्रश्न सही होने लगता है, प्रतिभाशाली श्रेणी में आता है, तब थोड़ी सी समस्या हो सकती है अहम भाव की, है ना। लेकिन भगनासा ये नहीं होगा उसमें, है ना, कुंठा वगैरह आने की कोई संभावना नहीं होती, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा बिल्कुल इसका, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, मंदबुद्धि बालक की विशेषता है? अमूर्त चिंतन का अभाव, सीखने की धीमी गति, शारीरिक दोष या उपरोक्त सभी। तो मंदबुद्धि बालक की विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। मंदबुद्धि बालक की विशेषता में उपयुक्त सभी आएगा। अमूर्त चिंतन का अभाव होता है, सीखने की धीमी गति होती है, शारीरिक दोष भी निश्चित रूप से इसमें हो सकते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है, ये वाई के डेविस है, भाई के डेविस नहीं है ना, गलती से लिखा गया है, वाई के डेविस ने अपनी पुस्तक मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग में शिक्षण
के कितने सोपान बताए हैं? तो मित्रों 4 सोपान बताएं, ऑप्शन 4 सही होगा। सोपान कौन कौन से हैं? पहला सोपान तो आपका शिक्षण अधिगम का नियोजन, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूं, थोड़ा सा कम लिख दूं इसको। पहला है शिक्षण अधिगम का नियोजन, ठीक है, अधिगम, शिक्षण अधिगम का नियोजन। दूसरा आपका बताया शिक्षण अधिगम की व्यवस्था करना, ठीक है, व्यवस्था करना। और तीसरा बताया इन्होंने शिक्षण अधिगम का मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन करना, ठीक है। और एक आपका बताया लास्ट चौथा सोपान वो बताया शिक्षण अधिगम का नियंत्रण करना, ठीक है, क्या करना? नियंत्रण करना, यानी कि नियोजन करना, व्यवस्था करना, मार्गदर्शन करना और नियंत्रण करना। ये 4 इन्होंने अपनी पुस्तक मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग में बताया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक उत्तर इसका रहेगा। अगला आपका प्रश्न है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है 2 कारक होते हैं, जी कारक और एस कारक। ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक जो वो इसका उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया? गैरेट और टर्मन ने, थॉर्नडाइक ने, विलियम जेम्स ने या शेल्डन ने? तो व्यक्तित्व का विभाजन बुद्धि के आधार पे अगर किया जाए तो वो गैरेट और टर्मन ही रहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका उत्तर रहेगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 21, संसार में कोई भी 2 व्यक्ति एक समान नहीं होते। एक माता पिता की अनेक संतानों में आपस में समानता नहीं पाई जाती। समानताएं थोड़ी बहुत हो सकती हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं होंगी। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी दूसरे मनुष्य के समस्त दृष्टिकोणों से मिलता जुलता हो। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है व्यक्तिगत विभिन्नता से। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर होगा। सीटेट का प्रश्न है मित्रों, सिंपल प्रश्न भी आते हैं निश्चित रूप से सीटेट में भी। 22वां आपका प्रश्न है, शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व दर्शाने वाला बिंदु नहीं है। अवधान, अनुशासन, चरित्र निर्माण और खेलकूद। तो अवधान, अनुशासन, चरित्र निर्माण निश्चित रूप से अभिप्रेरणा के महत्व को दर्शाते हैं, लेकिन खेलकूद अभिप्रेरणा का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है, अधिगम के सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के अनुसार, प्रबलन सिद्धांत के अनुसार, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत के अनुसार। तो अधिगम के किस सिद्धांत का ये मत है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने का जो अधिगम के लिए उत्तरदायी है। यानी कि पहले आपकी क्या की जाएगी, प्रतिक्रिया की जाएगी, उसके बाद में क्या किया जाएगा, एक प्रकार से सीखा जाएगा, है ना। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो क्या रहेगा? इसका सही उत्तर साथियों रहेगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ऑप्शन 1 बिल्कुल, स्किनर का जो सिद्धांत है वो यही कहता है पहले क्रियाशीलता कार्य करिए, उसके बाद ही प्रतिफल मिलेगा, सीखा जाएगा ना। तो ऑप्शन 1 सही होगा बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, बाकी इसके सही आंसर नहीं रहेंगे। अगला आपका प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के संबंध में असत्य कथन क्या है? एक, अधिगम स्थानांतरण एक सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है यह पूर्व ज्ञान तथा कौशल का अन्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना है। तीसरा है इससे समायोजन में सहायता मिलती है। 4 है इसमें अंतर्दृष्टि का विकास नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, अंतर्दृष्टि का विकास निश्चित रूप से होगा। तो इनसाइट का विकास तो होता ही है अधिगम स्थानांतरण से। तो असत्य कथन पूछा था तो ऑप्शन 4 ही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, बुद्धि के विकास में वंशक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है। यह मत किसका है? स्किनर का, कैंडोल का, कुले का या इनमें से कोई नहीं? तो कैंडोल का यह कथन रहेगा। 25 के प्रश्न में ऑप्शन 2 रहेगा। आपका ये जो प्रश्न है ये पूछा गया है साथियों, कम्युनिटी टैब में भी मैंने पूछा है, तो कैंडोल इसका सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि शरीर का आरंभ जिस कोष से होता है वह क्या कहलाता है? तो उसको मित्रों क्या कहेंगे? निर्माण कोष कहेंगे, उत्पाद कोष कहेंगे, संयुक्त कोष कहेंगे या उक्त में से कोई नहीं? देखिए, शरीर का आरंभ जिस कोष से होता है तो उसको निश्चित रूप से क्या कहेंगे? इसको अपन निर्माण कोष नहीं कहेंगे, काफ़ी बच्चे निर्माण कोष लगा देंगे। उत्पादन कोष भी, उत्पादक कोष भी नहीं कहेंगे, संयुक्त कोष इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, विकास पूर्ण से अंश की ओर और ज्ञान सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। यह सिद्धांत किस वाद के अंतर्गत आता है? पूर्णांगवाद, प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद या सभी? तो यह पूर्णांगवाद के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इनसाइड जो थ्योरी है उसके अंतर्गत आता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, ऑप्शन 1 सही उत्तर इसका रहेगा मित्रों, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न,
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गेसेल ने अभिवृद्धि व विकास के किस सिद्धांत का समर्थन करते हुए यह कहा कि यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। 1. सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। 2. सतत विकास का सिद्धांत। 3. परस्पर संबंध का सिद्धांत और 4. समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो समानता की बात की गई है, समान प्रतिमान का सिद्धांत यहाँ सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला आपका प्रश्न है, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, यह कथन किसका है? तो मित्रों ये जो कथन है वो आपका जर्सील्ड का है। किसका है? जर्सील्ड का ये कथन रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला अगर अपन प्रश्न देखें, 30वां प्रश्न अपना, शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में संबंध है, घनिष्ठ, बहुत कम, कम या इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में जो संबंध है वो मित्रों घनिष्ठ संबंध माना जाता है। बहुत कम बार होता है कि शारीरिक वृद्धि तो बहुत ज़्यादा हो जाए और मानसिक जो विकास बहुत कम। हालांकि होता है ऐसा, मैं ये नहीं कहता कि होता नहीं है, लेकिन संबंध घनिष्ठ रहेगा निश्चित तौर पे। तो ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल ठीक इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे, ऑप्शन 1 ही इसका सही आंसर रहेगा, घनिष्ठ संबंध है। ठीक है मित्रों, चलिए यह आपके प्रश्न थे साइकोलॉजी के 30 प्रश्न। आज 2-3 इसमें डेफिनेशंस थी। डेफिनेशंस भी जरूर थोड़ी बहुत तो आप ध्यान रख ही सकते हो, है ना, पढ़ी हुई होगी आपके सामने। मैं डेफिनेशंस इसलिए डालता हूँ, 2-3 टेस्ट के बाद एक आधा टेस्ट ऐसा होता है जिसमें 2-3 डेफिनेशंस में डाल देता हूँ। वो इसलिए डालता हूँ क्योंकि देखिए डेफिनेशंस निश्चित रूप से ऐसी चीज़ है जो प्रत्येक बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बोरिंग महसूस करता है उसमें। तो अपन क्या करते हैं कि भाई परिभाषाओं को अपन टेस्ट में अगर ले लें, है ना, तो उससे क्या होगा कि वो आपकी नज़रों के सामने से गुजरी है, हो सकता है आपके ध्यान में उस समय आंसर आ जाए और आपका उत्तर लग जाए बिल्कुल सही, तो आपको फायदा है, नुकसान नहीं है। तो 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? पहले प्रश्न का बोनस समझिएगा 1 अंक का, तो कितने सही हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मॉडल पेपर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, किसी प्रकार की समस्या कमेंट बॉक्स में लिखिए, और साथियों लगातार मेहनत करते रहिए। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।